हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन कैसे पहुंचा और तालिबान आंदोलन किन किन हालातों में शुरू हुआ। कैसे अमेरिका ने एक समय पर तालिबान की मदद की। इसके अलावा अफगानिस्तान के इतिहास के कुछ रोचक पहलुओं को भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। वीडियो का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एजुकेशन फलक्रम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश माना जाता रहा है। यहाँ आज भी ट्राइबल लोग निवास करते हैं जो खुद को कभी डेवलप्ड देखना ही नहीं चाहते। इस देश में पाई जाने वाले नेचुरल रिसोर्स और अफीम की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रुझान सन 1800 के बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला और इसी वजह से यहाँ ब्रिटेन, रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देश इन्वॉल्व रहे और इनके बीच आपस में युद्ध भी समय समय पर होते रहे। सन 1800 में ब्रिटेन ने भारत के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था और अब उनकी नज़र अफगानिस्तान पर टिकी थी। वो किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत चाहते थे। अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए ब्रिटिश ने अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के व्यक्ति को अफगानिस्तान के काबुल में जासूस बनाकर भेजा। ब्रिटिश चाहता था कि उसे अफगानिस्तान की स्थिति और अफगानी सैन्य सूचनाएं मिल जाए जिससे वो प्लानिंग के साथ अटैक कर पाए। ब्रिटिश जासूस ने एक साल के दौरान कई महत्वपूर्ण भौगोलिक और सामरिक जानकारियां इकट्ठा की और उसकी लिखी किताब भी मशहूर हो गई। साथ में उसने अपनी किताब में रूसी गुप्तचरों का भी जिक्र किया। दोस्तों, ये बात ब्रिटिश के लिए बिल्कुल नहीं थी और इसी बात से खुश होकर अलेक्जेंडर बर्न्स को ब्रिटिश ने पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इधर अफगानिस्तान में हलचल बढ़ गई थी। पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरानी आक्रमण के वजह से हेरात शहर ईरान का हिस्सा बन गया और पूर्व अफगानिस्तान के पेशावर में रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य का अधिकार हो गया। इस स्थिति में रूसी गुप्तचर और दूतों के काबुल में होने से अंग्रेजों को डर हो गया कि कहीं रूसी मध्य एशिया के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हो गए तो उनके भारतीय साम्राज्य बनाने के सपने में रूसी आक्रमण का डर शामिल हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने 1839 में दक्षिण के क्वेटा से अफगानिस्तान में प्रवेश किया। शुरुआत में अंग्रेजों ने कांधार, गजनी तथा काबुल जैसे शहरों पर अधिकार कर लिया। वहां पर अंग्रेजों ने अफगान गद्दी के पूर्व दावेदार शाह शुजा को अमीर घोषित कर दिया। पर दोस्तों, शाह शुजा अफगान गद्दी पर लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका और अफगान लोगों की नजरों में वो सिर्फ एक विदेशी कठपुतली की तरह दिखने लगा। 1841 में अफगानी लोगों ने काबुल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सैनिक को मारकर उनके किले को घेर लिया। 1842 के शुरुआत में अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता भी दे दिया गया। लेकिन जलालाबाद के अंग्रेजी ठिकाने पर पहुंचने से पहले अफगान आक्रमण से लगभग सभी लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति ही वापस कैंप पर पहुंच सका। इस घटना से ब्रिटिश सेना में डर सा पैदा हो गया। इस डर की वजह से 1842 में ब्रिटिश दोबारा अफगानिस्तान में तो दाखिल हुए, लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद वापस लौट गए। अपने गुप्तचरों द्वारा अफगानिस्तान की जानकारी और ब्रिटिश आक्रमण के डर को दूर करने के लिए रूस ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिसे वहां के अमीर शेर अली खान ने रोकने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। ब्रिटेन रूस की इस हरकत को अपने उपनिवेश भारत की तरफ उसके कदम बढ़ाने की तरह देखने लगा। उसने भी अफगानिस्तान में अपना स्थायी दूत नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे शेर अली खान ने निरस्त कर दिया और मना करने के बावजूद आने पर आमदा ब्रिटिश दल को खैबर दर्रे के पूर्व ही रोक दिया गया, जिससे दुखी होकर ब्रिटिश ने हमले की तैयारी की। आरंभ में ब्रिटिश सेना जीतती गई और लगभग सारे अफगान क्षेत्रों में फैल गई। शेर अली खान ने रूस से मदद की गुहार लगाई, पर रूस ने मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद वो उत्तर और पश्चिम की तरह मजार ए शरीफ भाग गया, जहां उसकी मौत फरवरी 1879 में हो गई। इसके बाद उसके बेटे याकूब खान ने अंग्रेजों से संधि की, जिसके तहत ब्रिटेन अफगानिस्तान में और आक्रमण न करने पर सहमत हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिश फौज, जिसमें भारतीय टुकड़ियां भी शामिल थी, वहां से निकलती गई। पर सितंबर 1879 में एक अफगान विद्रोह दल ने वहां पर अंग्रेजी मिशन के सर पियर केवेंगरी को मार डाला, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने दोबारा आक्रमण किया। अक्टूबर 1879 में काबुल के दक्षिण में हुए युद्ध में अफगान सेना हार गई।
दूसरे आक्रमण में मयवंद को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर ब्रिटिश सेना की जीत हुई, पर उनका वहां रुकना मुश्किल रहा। अफगान विदेश नीति पर अपना अधिकार सुनिश्चित करके ब्रिटिश सेना भारत वापस लौट गई। तृतीय आंग्लो अफगान युद्ध का पिन पॉइंट अफगानिस्तान की आज़ादी से हुआ। 1917 की रूस की क्रांति के बाद रूस और ब्रिटेन साथ ही नहीं रहे। अफगानों ने ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला बोल दिया। हालांकि ब्रिटिशों ने हवाई आक्रमण का सहारा लिया और राजा के महल पर भी बमबारी की। इससे अफगानिस्तान की जनता में भारी रोष उत्पन्न हुआ। अंततः 1921 में अफगानिस्तान ब्रिटिश के द्वारा इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया और इंडिपेंडेंट घोषित होने से पहले यूनाइटेड किंगडम और अफगानिस्तान के बीच 1919 में एक संधि की गई, जिसे आंग्लो अफगान संधि या रावलपिंडी की संधि का नाम दिया गया। इस युद्ध विराम संधि के जरिए यूके ने अफगानिस्तान को स्वतंत्रता की मान्यता दी और इस बात पर सहमति भी व्यक्त की कि अब ब्रिटिश भारत खैबर दर्रे को पार नहीं करेगा और अफगानिस्तान को ब्रिटिश अनुदान देना बंद कर देगा। इस संधि को हस्ताक्षर करने के 3 साल के भीतर दोनों पक्षों द्वारा रद्द किया जा सकता था, लेकिन किसी भी पक्ष ने इसे रद्द नहीं किया, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा समझौता बन गई। अब अफगानिस्तान के आज़ाद होने के बाद यहाँ मोनार्की आ गई, मतलब अब यहाँ राजा महाराजा राज करेंगे। सन 1933 में यहाँ के राजा बने मोहम्मद जहीर शाह, जिन्हें अफगानिस्तान का अंतिम राजा भी कहा जाता है। अंतिम क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। जहीर शाह ने अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और बहुत से देशों से रिश्ते भी बनाए। जहीर शाह के समय अफगानिस्तान धीरे धीरे प्रगति पर बढ़ रहा था। 1933 से लेकर 1973 तक इन्होंने अफगानिस्तान पर राज किया। जहीर शाह काफ़ी न्यूट्रल थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया था। इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी काफ़ी उम्दा थी। इन्होंने महिलाओं को भी उनके राइट्स दिए। 1950 के दशक में जहीर शाह ने देश का आधुनिकीकरण करना शुरू किया, जहां उन्होंने एक नए संविधान के साथ एक नए राजतंत्र प्रणाली का निर्माण किया। इनके 40 साल के शासन को देश में शांति के रूप में चिन्हित किया गया था, जो शांति आगे जाकर कहीं खो सी गई। दोस्तों, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा पश्तूनी लोगों का निवास है। जब भारत से कटकर पाकिस्तान बना, तब कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का पाकिस्तान में विलय हो गया और पश्तूनी लोगों का भी बंटवारा हो गया। बहुत से पश्तून लोग पाकिस्तान के हिस्से में रहने चले गए। 1950 से लेकर 1960 के बीच अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट चलते रहे। इसी बीच 1 जनवरी 1965 में एक नए पार्टी का उदय हुआ, जिसे PDPA या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का नाम दिया गया। दोस्तों, PDPA पार्टी के नाम में तो डेमोक्रेटिक था, पर असल में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसका एजेंडा पश्तूनों को एक साथ मिलाना था। PDPA को बनाने में बबरक करमल और नूर मोहम्मद तारकी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। PDPA पार्टी की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा, जिसका नाम था परचम, जो कि एक नेशनलिस्ट शाखा थी, ये बहुत ज़्यादा कट्टर विचार वाले नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट शाखा, जिसे खल्क के नाम से भी जाना जाता है। इस शाखा को यहाँ के रूरल लोगों का सपोर्ट प्राप्त था। ये लोग कट्टर विचारधारा रखने वाले लोग भी थे। सन 1973 में PDPA की कम्युनिस्ट शाखा या खल्क का सपोर्ट पाकर अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। जकीर शाह, जो कि देश के बाहर थे, उनको हटाकर मोहम्मद दाऊद खान ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। मोहम्मद दाऊद खान प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने एजेंडे को भूल गए। दाऊद खान अफगानिस्तान में डिफॉर्मेशन चाहते थे, जबकि PDPA का एजेंडा पश्तूनों को एक साथ लाने का था। मोहम्मद दाऊद खान के मनमानी के वजह से PDPA परेशान होने लगा और इनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। 5 साल भी नहीं बीते थे कि 17 अप्रैल 1978 में PDPA की एक शाखा परचम के एक फेमस नेता मीर अकबर खैबर का खून हो जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद दाऊद खान ने बाकायदा प्लानिंग करके इस मर्डर को अंजाम दिया था। इस मर्डर की वजह से PDPA की दोनों शाखा मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ हो जाती है और PDPA के साथ अफगान आर्मी मिलकर 5 साल बाद फिर से अफगानिस्तान में 27 जुलाई 1978 में तख्ता पलट कर देती है। अफगान आर्मी और PDPA तकरीबन 250 टैंकों के साथ दाऊद खान के घर को घेर लेती है और क्रॉस फायरिंग में मोहम्मद दाऊद खान की मौत हो जाती है। इस मौत के साथ ही अफगानिस्तान में PDPA की सरकार आ जाती है और अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की नींव पड़ती है।
पीडीपीए की सरकार बनते ही इन्होंने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, वुमन मैरिज जैसे बहुत से बदलाव लाने की कोशिश की, पर यह सब वहां के ट्राइबल लोगों को रास न आया। 1980 के आसपास अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास थी, जिनमें से सिर्फ 14% लोग एक बेटर लाइफ जी रहे थे। बाकी लोग ट्राइबल वाली जिंदगी जीते थे। इसी वजह से हजारों सालों की परंपरा को बदलना पीडीपीए को भारी पड़ा। पीडीपीए की दोनों शाखा फिर से बट गई और इन दोनों शाखाओं के बीच पावर में आने की होड़ मच गई। पीडीपीए के प्रेसिडेंट बने थे नूर मोहम्मद तारकी, जो कि पीडीपीए के खल्क शाखा से थे, पर कुछ समय बाद 1979 में परचम शाखा के नेता हफीजुल अमीन ने नूर मोहम्मद तारकी को एग्जीक्यूट कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। हफीजुल्लाह अमीन जो कि बहुत ही कट्टर थे, इनको लोग साइकोपाथ भी कहते थे। इसके अलावा सोवियत यूनियन हफीजुल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सोवियत यूनियन ने हफीजुल्लाह अमीन को मरवा दिया क्योंकि सोवियत भी चाहता था कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे। मार्च 1979 में सोवियत ने अपनी फोर्स अफगानिस्तान में भेज दी और यहीं से सोवियत अफगान वार की शुरुआत हो गई। अफगानिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पीपल पीडीपीए और सोवियत के खिलाफ खड़े हो गए और इसी मौके का फायदा उठाकर अमेरिका ने पीडीपीए और सोवियत के खिलाफ खड़े लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जो लोग सोवियत एवं पीडीपीए के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्हें ही आगे चलकर मुजाहिदीन कहा गया। अमेरिका ने इनको पैसे से लेकर हथियार और एजुकेशन के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी। दोस्तों, यही वो समय है जब तालिबान की नींव पहली बार अफगानिस्तान में पड़ी थी।